कानून किसने जारी किया है? कौन सा एडिशन था? दूसरा। इसके द्वारा राज्यों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? बड़े राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, छोटे और केंद्र शासित। बड़े में टॉपर कौन है? ठीक है। और लास्ट में कौन है बड़े में? बिहार। ठीक है। महाराष्ट्र कौन से नंबर पे? किसको पछाड़ देना है? तमिलनाडु को। ठीक है। छोटे राज्यों में कौन है टॉपर? ठीक है। छोटे राज्यों में है दिल्ली, क्योंकि छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक ही ग्रुप में। पूर्वोत्तर में टॉपर है नेक्स्ट में। ठीक है। डिजिटल उधार के लिए एक समिति बनाई है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। हाँ, उसका नेतृत्व कौन करेंगे? जयंत कुमार दास। रिस्कोमीटर क्या है? म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क का वो कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें, उसके लिए किसके द्वारा जारी किया गया? सेबी के द्वारा। विस्टाडोम कोच अहमदाबाद से केवड़िया शुरू जो 8 ट्रेन है टोटल। लिंके हॉफमैन बस ये टेक्नोलॉजी जर्मनी बेस्ड है, उस पर आधारित है। ठीक है। पोटास की सॉल्यूशन माइनिंग टेक्नोलॉजी ठीक है। देश का इकलौता राज्य राजस्थान में शुरू की गई है। किसके लिए? पोटास के लिए। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो पोटास नागौर गंगानगर बेसिन। सही है। ईवीआई टीडीए ये क्या है? कर भुगतान करने से पहले किया। हाँ, कर भुगतान से पहले जो कोई भी कंपनी होती है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होता है ये इसके द्वारा पता लगता है। ये कौन जारी करता है? संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके अनुसार बताएगा। लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, किसके द्वारा आयोजित किया गया? कौन सा मंत्रालय? वाणिज्य मंत्रालय। इसी मंत्रालय में लॉजिस्टिक के लिए 5R का कॉन्सेप्ट दिया गया। वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय बैड बैंक के बारे में बताइए कुछ। ये उनका काम करता है अपना सभी द्वारा जारी दूसरे बैंकों का एनपीए मैनेज करने के लिए। ये ना तो ही ऋण देते हैं और ना ही जमा लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो बैड बैंक था वो कहां स्थापित हुआ था? यूएसए में हुआ था, मेलनोन बैंक के नाम से। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड ये क्या है? ये विकास को बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप वगैरह को बढ़ावा देने के लिए। कितने रुपए की धनराशि? 100 करोड़ की। इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो कितनी है? 25 लाख से 10 करोड़। 25 लाख से 10 करोड़। ठीक है। और अभी कोयला मंत्रालय के द्वारा सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल जारी किया गया है। जितनी भी परमिशंस होंगी वो एक ही पोर्टल से हो जाएंगी, अलग अलग पोर्टल में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है। और ये जो चीज हुई थी कहां पर वापस नहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। हां, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने का इससे। ठीक। खादी प्राकृतिक पेंट बनाया गया है। ठीक है। इसमें गाय का गोबर मिलाया गया है। ये दो टाइप से होगा, ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और विष रहित। हाँ, विष रहित गोबर, ये सब चीजें होंगी इसके अंदर। और ये भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा प्रमाणित है। ये जो है 2 रूपों में होगा, डिस्टेम्पर पेंट और प्लास्टिक इमल्सन पेंट। ठीक है। इसको जो है खादी ग्रामोद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका एक प्रोजेक्ट था, उस पर बेस्ड है। और इसको विकसित किसने किया है? एक इंस्टीट्यूट है, क्या नाम है उसका? कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है? जयपुर में। ठीक है। और ये गाय के गोबर से बनाया जाएगा। इसके बनाने से क्या फायदा होगा? किसानों की अतिरिक्त आय होगी। ठीक है। हाँ, और इनके द्वारा ये बताया गया है कि गौशाला किसानों की 30,000 रुपए अतिरिक्त आय होगी, जिससे किसानों की जो 2022 तक आय दोगुनी करना चाहते हैं उसमें कुछ सहूलियत मिलेगी। फिर है डिजिटल भुगतान सूचकांक, किसके द्वारा जारी किया गया? आरबीआई के द्वारा जारी किया गया। इसके लिए आधार वर्ष कौन से यूज किया गया है? 2018। ठीक है। और ये किस आधार पर जारी किया जाएगा? ये 6 महीने 4 महीने के अंतराल पर 6 महीने की रिपोर्ट होगी। ठीक है। ये आगे जाते हैं। फिर है जम्मू कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना शुरू की गई है। कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? वर्ष 2037। इसमें से कुछ नहीं। फिर है अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट। क्या है? सागर सीप्लेन वाला छोड़ दिया। हाँ, सागर सीप्लेन। अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट क्या है? ये वाहन होल्डर है जो विदेशों में ड्राइवर रह रहे हैं और जो उनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है उसको रिन्यू करने के लिए। ठीक है। इसके लिए एक वाहन पोर्टल बनाया गया है
उसी पर सारी सुविधाएं मुहैया कराई। ये सड़क का प्रबंधन हाँ ठीक। फिर है डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन, कहां से कहां के बीच चलेगी? न्यू अटेरी से न्यू किशनगढ़, हरियाणा से राजस्थान। कितनी लंबी है? 1.5 किलोमीटर, दुनिया की पहली। फिर है पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा का उद्घाटन किया मोदी जी ने, कहां से कहां के बीच है? न्यू रेवाड़ी से न्यू मदारखंड, और ये हरियाणा में 79 किलोमीटर होगा और राजस्थान में 2 to 7 किलोमीटर का होगा। ठीक है। फिर है कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, एक राष्ट्र एक ग्रिड के कॉन्सेप्ट पर शुरू की गई है। कितनी लंबाई है इसकी? 450 किलोमीटर। निर्माण कौन कर रहा है इसका? ये ठीक है। इसके द्वारा किसकी आपूर्ति की जाएगी? पीएनजी की और सीएनजी की। ASHA आशा इंडिया, ये क्या है? हाउसिंग से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इनोवेटिव चीजें कर रहे हैं, उनको जो है सम्मानित करने के लिए अवार्ड दिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत। अब है मोनपा। हाँ, मोनपा हस्त निर्मित कागज उद्योग, बहुत इंपॉर्टेंट है। MSME ने इसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के प्रयास शुरू किए। मोनपा क्या है? कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ये काफी प्राचीन है, 1000 साल पुरानी कला है। इसको पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और ये जो मोनपा है, इसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मोन शुगु बोलते हैं। ठीक है, और ये किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है? शुगु सिंह से बनाया जाता है, पेड़ की छाल से बनाया जाता है। ठीक है, और इसके लिए अरुणाचल प्रदेश के कहां पर एक यूनिट स्थापित की जा रही है? तवांग में। ठीक है, अब आ जाता है नेशनल ई-एपिक, किसके द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। कौन से आर्टिकल में निर्वाचन आयोग? 324। कौन से पार्ट में? 15 पार्ट में। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? जो मतदाता कार्ड है पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल कराया जाएगा, जिससे कि उसमें किसी भी तरह का अवैध रूप से मॉडिफिकेशन ना किया जा सके। हालांकि जो पारंपरिक तरीके से हम मतदाता कार्ड यूज कर रहे हैं, वो भी यूज करते रहेंगे, है ना। फिर है आयुष्मान सीएपीएफ योजना, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, सीएपीएफ के लिए शुरू की गई। ठीक है, हाँ, बेसिकली कब स्टार्ट की गई थी? सितंबर 2018 में। इसके तहत क्या सुविधा दी जाती है? प्रति परिवार है, प्रति व्यक्ति नहीं है। ठीक है, लो एस नीति 2021 जारी की किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। कब से शुरू कर दी गई है? 10 फरवरी 2021। बस इसमें इतना ही। अब आ जाते हैं मैग्नेटोटेल्यूरिक, क्या है ये? सही, ये है एक सर्वे। अभी दिल्ली में बहुत सारे भूकंप आए थे जगह जगह पर, तो वो क्यों आ रहे हैं, उन सब चीजों को सर्वे करने के लिए ये शुरू किया गया। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के द्वारा। ठीक है, इसके तहत जो है 3 भूकंपीय स्रोत जो है जहां से पता लगाया जा रहा है। कौन कौन से हैं? महेंद्रगढ़, देहरादून फोर्ट, सोहना फोर्ट और मथुरा फोर्ट। ठीक है, और भूविज्ञान संस्थान कहां पर है? फिर है लाइट हाउस प्रोजेक्ट, क्या है ये? लाइट हाउस, लाइट मतलब हल्के मकानों से जुड़ी हुई एक परियोजना है। जैसे कि जो हिमालयी क्षेत्र होते हैं, वहां पर हिमस्खलन, भूस्खलन होता रहता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो उनसे बचाव कैसे किया जा सके, इससे संबंधित है। और दूसरी चीज, इसके लिए एलएचपी का निर्माण किया जाएगा, कई सारे राज्यों में किया जाएगा। इसमें से उत्तर प्रदेश में कहां किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में लखनऊ। ठीक है, फिर है आकाश मिसाइल की प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दे दी गई। आकाश मिसाइल कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, दूसरी चीज, जो भारत का $5 बिलियन रक्षा निर्यात का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में सहायता होगी। चलो अच्छा, ठीक है, तो देख लेना उसको। भू खतरा प्रबंधन, ये क्या है? डीआरडीओ, डीआरडीओ और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, जैसे कि हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमस्खलन वगैरह हो जाता है, इससे जो नुकसान होता है, उस नुकसान को कैसे कम किया जा सके, तो इस उसका आकलन करने के लिए शुरू किया गया है। फिर है रतले पनबिजली परियोजना, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। कितने मेगावाट की है? 850 मेगावाट की। ठीक है, इसको
60 महीने में शुरू किया जाएगा। और ये राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की जाएगी, मतलब वो की जाएगी, डेवलप की जाएगी। फिर है रिसा। रिसा क्या है? त्रिपुरा में रिसा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए ये तैयार किया जाएगा। रिसा, रिसा जो है 3 कपड़े के 3 पार्ट होते हैं, उनमें से एक है रिसा, बाकी 2 कौन कौन से हैं? रिनई और रिकुटू। रिकुटू और रिनई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म याद रखना। रिसा, रिनई और रिकुटू। रिनाई ऊपर होगा, रिकुटू ऊपर। ठीक तो रिसा खोपड़ी में। हां रिसा ऊपर इसे कर सकते हैं। और मलगार और सेप्टेज प्रबंधन से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। एक तो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा जारी की गई है। बाकी चीजें मेंस वगैरह में लिखने के लिए आ सकती है, मतलब यूज कर सकते हैं कि 60% शहरी परिवार ऑन साइट स्वच्छता प्रणालियों पर निर्भर है। अब है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जारी की गई, कौन से मंत्री के द्वारा? स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। ठीक है, हाँ, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2011 की जनगणना में 60 साल से अधिक उम्र की आबादी के कितने लोग हैं? 8.6% लोग हैं, जिनकी 2050 तक कितने परसेंट बढ़ जाने के अनुमान है? 3% वार्षिक की दर से कितने हो जाएंगे? 31 करोड़ 90 लाख हो जाएंगे। फिर है रक्षिता। रक्षिता क्या है? ये बाइक एम्बुलेंस है ना? ठीक है, हाँ, ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। और ये जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं और जो मतलब एकदम से कैजुअलिटी हो जाती है अचानक से, उसके लिए फर्स्ट एड के तौर पर काम करेगी। और ये केवल उन्हीं के लिए, नागरिकों के लिए भी अवेलेबल होगी, जो सामान्य नागरिक है। ठीक है, अभी रिपोर्ट जारी की गई है कि जो भारतीय सैन्य कर्मी है आखिर टेंशन क्यों रहते हैं, उनमें तनाव की स्थिति क्यों रहती है, तो उससे संबंधित रिपोर्ट जारी की है किसने? एक थिंक टैंक है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे जुड़े हुए हैं कर्नल ए.के. मोर, इनके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इन्होंने क्या बताया कि आप जो सैन्य कर्मी होना आपस में कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, ठीक है, प्रमोशन को लेकर, और क्या कहते हैं तैनाती में सही जगह नहीं होती, छुट्टी नहीं मिल रही, सब चीज़ों को लेकर वो साथ में घिरे रहते हैं, जिसकी वजह से टेंशन वगैरह होती है, ये सब चीज़ें। फिर है टाइकाथॉन 2021। क्या है ये टाइकाथॉन? ऐसा है, इंडिया को खिलौनों का हब बनाने के लिए टाइकाथॉन शुरू किया गया है। हाँ, इसमें कितने मंत्रालय इन्वॉल्व है? 6 मंत्रालय, ठीक है, और एक परिषद है। 6 मंत्रालय कौन कौन से हैं? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, सूचना एवं खान मंत्रालय और सीआरडी। ठीक है, देखो बच्चों से जुड़ी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है, ठीक है, महिलाओं वाली चीजें तो बच्चों से जुड़ी हुई, नाम ही आ रहा है उसमें, और टॉयज बनाने जा रहे हैं, तो ठीक है, एमएसएमई वाली चीज में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। अब बचा क्या? सूचना मंत्रालय। ये हमें ऐसा लग रहा है हो सकता है सूचना मंत्रालय ना हो, ये कंफ्यूज कर सकता है, तो सूचना मंत्रालय भी है इसमें। और कौन सा है? वस्त्र मंत्रालय है, वस्त्र कंफ्यूज कर सकता है, तो वो हमें याद रखनी है। और परिषद कौन सी है? भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। भारत अभी जो है 80% खिलौने आयात करता है। अब है एमएसएमई ने ट्रांस फैट की सीमा घटाई, कितनी? अभी वर्तमान में 5%, 2021 में कितनी की जाएगी और 2022 में 2%। ऐसे बोला था मैंने, फसाई नहीं, हाँ FSSAI इसने बताई, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मार्जिन क्या होता है? कृत्रिम मक्खन, ठीक है। और WHO ने रिपोर्ट दी है कि जो इंडस्ट्रियल लेवल पर ट्रांस फैटी एसिड की वजह से कितनी मौत हो जाती है? 5 लाख मौतें, ठीक है, उसमें 4 लाख दिया हुआ है, 5 लाख है। और WHO ने कब तक, किस वर्ष तक इसको वैश्विक रूप से उन्मूलन? 2030। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण 0.0 शुरू किया गया है। किस पे बेस्ड होगा? फोकस तो कोविड से पहली समस्याएं उत्पन्न हुई उनको हैंडल करने के लिए इसमें जो है ये 2020-21 के दौरान 8 लाख उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। बेसिकली ये इसके लिए इनोवेशन कब शुरू किया गया था? 15 जुलाई 2015, ठीक है, 15 जुलाई 2015 भारत को कौशल राजधानी बनाने के उद्देश्य से। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें उत्तर प्रदेश के कितने लाख लाभार्थियों को? 6.1 लाख। 2022 तक सभी को
घर दिए जाने की बात कही। अब कालाजार बीमारी की स्थिति की समीक्षा से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें यह बताया गया है कि दुनिया भर में जितनी भी मौतें होती हैं बीमारियों से, तो मलेरिया के बाद कालाजार का दूसरा नंबर है। कालाजार किससे होता है? प्रोटोजोन से होता है। कौन क्या नाम है प्रोटोजोन का? लीशमानिया, उससे होता है। ठीक है, हाँ। और इसमें यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसको उन्मूलन कर दिया गया है। बिहार में ये रह गए, सिवान और सारण जिलों को छोड़कर बाकी जगहों में रह गए। फिर है राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका, किसके द्वारा जारी की गई, लॉन्च की गई? होम मिनिस्ट्री के द्वारा। K9 मतलब कैनाइन्स यानी कि डॉग, है ना। तो डॉग स्क्वाड जो होते हैं पुलिस में, उनका अच्छी तरीके से यूज कैसे करें, जैसे कि आतंकवादी जो होते हैं उनको पकड़ने के लिए, जो मादक पदार्थ वगैरह होते हैं, जो तस्करी होती है, उनको पकड़ने के लिए डॉग्स को अच्छी तरीके से कैसे यूज किया जा सके, उससे संबंधित चीजें। तो इसको जो है पहला वर्जन जारी किया गया। फिर है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020, ये जारी किया गया किसके द्वारा? प्रिजर्व फाउंडेशन। प्रिजर्व फाउंडेशन कहां पर है? मुंबई में है। टॉप पर कौन है? ओडिशा। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर कौन सी रैंक में था? अभी पढ़ा था किचन में, नवाचार संस्था। ठीक है, और इसमें लास्ट में कौन है? नागालैंड। जब भी इस तरह कोई स्टेट वाली आया करे, पहला देखो, लास्ट देखो और यूपी देखो। फिर है इंटरनेशनल संयुक्त, यह है अंतरराष्ट्रीय प्रवासन 2020 हाईलाइट रिपोर्ट जारी की गई संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसमें ये क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये 51 मिलियन अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के गंतव्य के साथ टॉप पर है। क्या मतलब है? सबसे ज्यादा प्रवासी कहां पहुंचे? यूएसए में पहुंचे। ठीक है, और किसी एक देश के प्रवासी जो अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, उनमें टॉप पर कौन है? इंडिया। ये और हम रीजन वाइज अगर बात करें तो कौन है टॉप पर? यूरोप टॉप पर। ठीक है, और जितने भी इंटरनेशनल प्रवासी हैं, उनमें लगभग कितने प्रतिशत शरणार्थी हैं? 12%। शरणार्थियों की समस्या से संबंधित मेंस में टॉपिक है, तो वहां इसका डेटा यूज किया जा सकता है। फिर है भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष, ये मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत कहां से की गई? नई दिल्ली से। याद रखना इसको, नई दिल्ली से। नई दिल्ली, मुंबई, पेरिस करके ऑप्शन में आ सकता है, तो नई दिल्ली। और फ्रांस की ये भी देखो, कॉलेज के टाइम से मंत्री कौन है? बारबरा पोम्पिली। ठीक है, और इसका उद्देश्य वही है, एनवायरमेंट संरक्षण से संबंधित जो भी काम किए जा सकते हैं वो सब किए जाएं। वर्ष 2021-22 तक आयोजित होने वाला ये प्रोग्राम है। फिर है अमेरिका द्वारा फिलिस्तीनियों के साथ संबंध बहाली की घोषणा। कभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम डिस्कस किया था विवेक भाई ने, वो सब चीजें हैं। अभी नए अमेरिकी राष्ट्रपति बने कौन से? जो बाइडेन। कौन से नंबर के हैं? 46 नंबर के हैं। अब इन्होंने क्या कहा गया कि जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं उनको फिर से जो सहायता दी जाती थी पहले, वो दी जाएगी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगा दी। और हाँ, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में 2 राष्ट्र समाधान, 2 नेशन सॉल्यूशन वाली जो वार्ता थी, जो रुक गई थी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उसको फिर से दोबारा से शुरू किया जाएगा। अब है भारत का नया आर्कटिक नीति समझौता। तो नया आर्कटिक नीति का जो ड्राफ्ट है वो जारी किया गया है भारत की ओर से। इसमें क्या होगा, जो आर्कटिक एरिया है वहां पर साइंटिफिक रिसर्च और सतत पर्यटन, खनिज तेल, गैस, इनको खोज को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सारी चीजें होंगी। और जो रिसर्च होगी, इसको लीड कौन सा इंस्टीट्यूट करेगा? उसका नाम है राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र, जो कि स्थित है गोवा में। हाँ हाँ, ठीक है, NCPOR ये करेगा। और आर्कटिक में भारत का पहला वैज्ञानिक अध्ययन कब शुरू किया गया था? 2007 में। नाम था हिमाद्री। वहां पे 3 है टोटल, एक हिमाद्री है, एक भारतीय है और एक मैत्री है। अगर वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? जर्मन वॉच के द्वारा, जो कि जर्मनी के बॉन में स्थित है। ये क्या है? NGO है। इसमें क्या बताया कि वैश्विक, ये जो है पहली बात तो 16वां एडिशन, ठीक है। भारत की रैंक कौन सी है? भारत 7वें नंबर पे। भारत पहले कौन से नंबर पर था? लास्ट ईयर 5वें नंबर पे था। 7वें नंबर पर है, पिछले बार 5वें नंबर पे था। इसमें जो है 2019 और 2000 से लेकर 2019 देखो 2019 और 2000 से लेकर 2019 के बीच के जो आंकड़े हैं उनको एनालाइज करके रिपोर्ट जारी की गई। इसे
इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बाढ़ से 1.8 मिलियन लोगों का विस्थापन हुआ है, जिसे यूज कर सकते हैं डेटा को मेंस वगैरह में। फिर है ओपन स्काई संधि। ओपन स्काई संधि से रूस ने अलग होने की घोषणा कर दी। इससे पहले अमेरिका इसको छोड़ चुका है। हाँ कर दिया घोषणा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इसके मेंबर है वो क्या करते हैं, जो सदस्य देश होते हैं अपने यहाँ पर नियंत्रित निगरानी विमानों को उड़ाने की परमिशन देते हैं। बिना हथियार के आप उनके एरिया में विमान उड़ा सकते हैं। इसकी आपको 72 घंटे पहले इंफॉर्मेशन देनी होगी और 24 घंटे पहले ये बताना होगा कि आपका जो वे है कहाँ से कैसे जाओगे, ऐसी इंफॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। तो ये है सब। इसको जो है 1955 में, अच्छा ठीक है, 1955 में इसको प्रपोज किया गया था। 1992 में इस संधि पर साइन हुए थे और 2002 में ये क्या हुई थी, प्रभावी हुई थी। फिलहाल इसमें अभी 35 हस्ताक्षरकर्ता देश थे जब ये प्रभावी हुई थी, और रूस और अमेरिका घटने के बाद कितने बचेंगे, 33। अब भारत और यूए के बीच में समझौता हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर आपस में सहयोग करने के लिए। मतलब क्लाइमेट से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे दोनों देशों में कहीं भूकंप आए होंगे, कहीं पे क्या कहते हैं ये चक्रवात वगैरह आए होंगे, तो इन लोगों ने कैसे निपटा है उन सब चीजों से, तो इनको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे दूसरे देशों को। ये है प्राचीनतम ज्ञात गुहा चित्रकारी की खोज की गई है। कहाँ पर की गई है, इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप पर की गई है, जहाँ पर एक जंगली सुअर की आदमकद तस्वीर खोजी गई। आदमकद मतलब आदमी के कद की तस्वीर, जंगली सुअर की। आदमकद का मतलब क्या होता है, आदमी के बराबर की कद, आदम कद, कद मतलब हाइट, काफी बड़ा। हाँ से सुअर का था धड़ उसका था। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर खोजा गया है, ठीक है। और इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया गया, यूरेनियम सीरीज आइसोटोप, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट सामग्री की आयु निर्धारण करने की तकनीक है, यूरेनियम सीरीज आइसोटोप, ठीक है। भारत का लिथियम के लिए अर्जेंटीना से समझौता किया गया है, किसके द्वारा, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है, 3 कंपनियों को मिलाकर बनाई गई थी। कौन सी मिला दी गई थी इसके अंदर, नालको, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड। इससे क्या होगा, यहाँ से अर्जेंटीना से लिथियम मंगाया जाएगा। अब जो लिथियम से क्या पड़ती है, यहाँ पे बैटरी वगैरह होती है, ठीक है। जब यहाँ पे बैटरी वगैरह बनेगी तो हमारे जो भी फेम इंडिया वगैरह जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें हेल्प मिलेगी, वो सब चीज़ें बनाई जाएंगी। दूसरी चीज़, अभी हम लिथियम कहाँ से मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं, तो चाइना से हमारी निर्भरता कम होगी, ठीक है। और जो लिथियम ट्रायंगल है वो कहाँ है, बोलिविया, बोलिविया और अर्जेंटीना, ये वहीं आसपास ही है सारे। बोलिविया, चिली या फिर हाँ बोलिविया, बोलिविया की राजधानी ला पाज, चिली की राजधानी है बहुत ही कैपिटल नहीं है। और क्या है, पेरू की पेरू की ला पाज, पेरू की ला पेरू पाज, लीमा है सर, पेरू लीमा है, पेरू की लीमा है, बोलिविया की ला पाज, ये ठीक है, बोलिविया की ला पाज। एक वो झील है ना लेक टिटिकाका, टिटिकाका, वो किस किस के बीच है, बोलिविया पेरू की सीमा पर स्थित, ठीक है। अब है भारत और जापान के बीच में एक समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है कि जो स्किल्ड लेबर है भारत उनको काम मिल जाएगा, जापान में मिल जाएगा। जापान में कुछ 14 निर्दिष्ट क्षेत्र हैं, उनमें जाकर ये काम करेंगे। पहले क्या होगा, एक एग्जाम होगा, एग्जाम पास कर लेंगे तो ये जापानी भाषा में होगा, वहाँ ही पहुँच जाएंगे, ठीक है। हाँ तो जापानी भाषा में, जापानी भाषा में परीक्षा होगी, नेपाली भाषा में। तो ये समझौता हुआ है स्किल्ड लेबर को लेकर। अर्जेंटीना ने दिया गर्भपात को वैध दर्जा, अर्जेंटीना ने एबॉर्शन को वैलिड करने का दर्जा दे दिया गया, 14वें सप्ताह तक एबॉर्शन करा सकते हैं यहाँ पर। और कुछ देश में जैसे कि निकारागुआ, एल सल्वाडोर और डोमिनिकन गणराज्य, यहाँ पर गर्भपात अवैध है। अब भारत में जो है गर्भावस्था का चिकित्सा समाप्ति संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार गर्भावस्था में क्या था, पहले 20 सप्ताह तक की परमिशन थी, जिसको बढ़ाकर 24 सप्ताह तक कर दिया गया। भारत और सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की 5वीं वार्ता हुई है वर्चुअली, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई है। लेकिन मैं बोलना था उसमें 2 प्रैक्टिस में की जरूरत पड़ेगी। अच्छा 2 डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ेगी, 10 या 12 महीने की सलाह भी एक ही करोगे। पहले टेस्ट वगैरह करके बताएंगे, विशेष परिस्थितियों में Twenty plus only one doctor, 20 document, 2 doctor can attest for it. चलो ठीक है, देख लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। अब इधर आ जाइए। जिला मजिस्ट्रेट हाँ, भारत और सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों के बीच में वार्ता हुई है 5वीं,
जो नौसेनाओं के बीच पनडुब्बी बचाव, सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन के लिए है। और एक चीज और भी है कि भारत और सिंगापुर के बीच में कौन सा एक अभ्यास होता है, सिम्बैक, इसका 27वां संस्करण। और भारत सिंगापुर के अलावा एक देश और है थाईलैंड, उसको मिला के होता है सिडमैक। तो ये अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक संचालित हो गए, उसकी जो मिठाई बांटने की तस्वीर हो, ये सब है। अब जो है भारत और भूटान के बीच में समझौता हुआ है जो आउटर स्पेस है उसका शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग करने से संबंधित। ठीक है, तो क्वेश्चन ये ऐसे बन सकता है कि आउटर स्पेस से संबंधित जो समझौता हुआ किन दो देशों के बीच हुआ है, तो वो भारत और भूटान के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें ये हो गया हमारा। अब आएगा हमारा साइंस और एनवायरनमेंट। मैं बताऊं इसके नोट्स बनाते रहना, छोटे छोटे नोट्स रोज रोज बना लो तो ही बन जाएंगे। इसमें क्या है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व के पक्षी, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ZSI के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। इसका नाम क्या है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व के पक्षी। इसमें यह बताया है कि दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन का हिस्सा भारतीय सुंदरवन पक्षियों की 428 प्रजातियों का पर्यावास स्थल है, हैबिटेट है 428 का। ठीक है, सुंदरवन नहीं पता है कहाँ है सुंदरवन? हाँ, ठीक है। अब इसमें एक क्या बताया गया है कि कुछ पक्षी जैसे कि नकाब पोज फिनफुट, मास्क्ड फिनफुट और बफी फिश आउल, बफी फिश आउल ये केवल सुंदरवन में ही रिकॉर्ड किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों। और बुली फिश आउल इस क्षेत्र में पाए जाने वाले किंग फिशर की 12 प्रजातियों में से 9 प्रजातियों के साथ गोलियत बगुला, गोलियत हिरोन तथा चम्मच जैसी चोंच वाली टिटहरी, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर जैसी दुर्लभ प्रजातियों का पर्यावास स्थल है ये सुंदरवन। ठीक है, ये नया इंस्टीट्यूट है, इसका 12 किलोमीटर से। हाँ 4200 किलोमीटर में फैला हुआ है ये। 2020 में जो गणना हुई है इसके अनुसार लगभग 96 रॉयल बंगाल टाइगर का ये हैबिटेट है। लेकिन सर भारत में ये इसका कितना वर्ग क्षेत्रफल है, 2585। हाँ सही बात, ये बांग्लादेश में इस एरिया में आता है। ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के साथ ही रामसर स्थल में भी है। ठीक है, और ये क्या है, आर्द्रभूमि के तहत रामसर स्थल क्या होते हैं, दलदली स्थान होते हैं वो। रामसर स्थल होते हैं, वो आर्द्रभूमि होती है। रामसर स्थल क्या है, रामसर स्थल किसको शामिल किया जाता है, रामसर स्थल में है उनको आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है। आप आर्द्रभूमि पता चलता है, रामसर स्थल क्या है, ईरान में आर्द्रभूमियों को संरक्षित करने से संबंधित समझौता हुआ 1972 में, तो वो है रामसर। इसलिए रामसर संरक्षित नाम से जाना है। हाँ 1971, ठीक है, वो है ईरान के रामसर। हाँ ईरान में है। फिर है भारत लाल पांडा की दोनों प्रजातियों को वास स्थल है। ये रिपोर्ट भी ZSI के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, हिमालयन रेड पांडा और चीनी रेड पांडा ये, और ये कहाँ पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी लाल पांडा को इन दो जाति वृत्तीय प्रजातियों फाइलोजेनिक स्पीशीज में डिवाइड करती है। इसमें ये पांडा जो है पेड़ों में निवास करता है, मुख्य रूप से बांस से आहार लेता है, लेकिन अंडे, पक्षी और कीड़े भी खाता है। ये एक एकांत प्रिय जानवर है जो मुख्य रूप से रात में सक्रिय होता है और दिन के दौरान मुख्य रूप से निष्क्रिय रहता है। कौन, पांडा। ये दिन में सोता है, रात में जागता है। सही है। IUCN रेड लिस्ट में लाल पांडा को एंडेंजर्ड संकटग्रस्त सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, एंडेंजर्ड राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन 2021। ठीक है, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी जी ने इसमें जो है इनॉग्रेट किया था, भाषण दिया था। ये क्या है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, CSIR NPL के द्वारा किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया, CSIR NPL के द्वारा किया गया और 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया, 74 साल पूरे हो चुके हैं। इसका थीम था राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए माप पद्धति, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन, ये इसका थीम था। अब इसमें क्या हुआ है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित किया और राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की भी आधारशिला रखी।
नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल ये क्या है? ये भारतीय मानक समय का सबसे उच्च दक्षता वाला मापदंड है। ये 2.8 नैनोसेकंड की सटीक दक्षता को देता है परिणाम। 2.8 नैनोसेकंड भारतीय निर्देशित द्रव्य ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच और मापांकन में सहयोग कर रहा है। फिर नीचे मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए परामर्श। तो ये परामर्श को मंजूरी किसने दी है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक स्थायी समिति है, उसने इसको मैनेजमेंट करने के लिए जो ह्यूमन और वो जो होते हैं वन्यजीव होते हैं इनके बीच में जो संघर्ष वगैरह होता है उससे मैनेज करने के लिए इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऐसे विशेष उपाय सुझाए गए हैं जिससे मानव और वन्यजीवों के बीच जो संघर्ष की घटनाएं होती हैं वो कम हो, जिससे विभागों के बीच समन्वय और प्रभावी कार्रवाई में तेजी आएगी। पर्यावरण में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972, जो छोटे छोटे एक्ट आते रहते हैं तो याद रखा करो, ये एग्जाम में आते हैं, वैसे भी आप लोगों को पढ़ने की है। आज आया था ये। हाँ, तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के खंड 11 1B के अनुसार संकटग्रस्त वन्यजीवों से निपटने में ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की परिकल्पना की गई है। और देखो ये आ जाएगा क्वेश्चन कि वन्यजीवों से निपटने में ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम है इसका कौन सा क्लॉज काम करता है, कौन सी क्लॉज में है उसकी? तो किसमें? खंड 11 और 1B के अनुसार। हाँ, कमेटी गठित की गई है। उसका है कोई लीडर? ठीक है, बताइए। एक एनसी सक्सेना समिति है और दूसरी जो है ना हरिकेश पांडा समिति है। हाँ ठीक है। एमसी सक्सेना एनसी सक्सेना और ऋषिकेश पांडा। एनसी सक्सेना और ऋषिकेश पांडा। सही है, बिल्कुल। पांडा ऋषिकेश। इसमें एक ग्रामीण जो है ना मतलब कि इनको राइट्स के लिए थोड़ा मजबूती के लिए इन्होंने गठित किया है सपोर्ट करने के लिए इस बात अभी अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। मतलब हाँ, ग्रामीणों के बीच में और वन्यजीवों के बीच में जो संघर्ष होता है इसको मैनेज कैसे किया जाए, ये समिति ये बात बताइए। और वो जो संघर्ष आपस में होता है उस संघर्ष को कैसे कम किया जाए, है ना? संघर्ष का हो गया और जो मतलब एसेट होता है कि उसमें कैसे यूज करना है उसके बारे में भी उन्होंने बात की है। ठीक है। अब मानव और वन्यजीव संघर्ष की वजह से फसलों के नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति और वन्य क्षेत्रों के भीतर चारे और पानी के स्रोतों को बढ़ाना, ये सारे कदम शामिल हैं जिसमें की जाए। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि संघर्ष की स्थिति में पीड़ित परिवार को अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि के एक हिस्से का भुगतान किया जाए। ठीक है, जिस परिवार को नुकसान होगा उसको वो राशि दे दी जाए। अब है हाँ, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन केंद्र सरकार के द्वारा जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसकी धारा 5A के तहत किया गया। फिर है निकारागुआ, चिड़ियाघर में पैदा हुआ दुर्लभ सफेद बाघ। निकारागुआ कहाँ है? मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ। अच्छा पढ़ लिया। तो राष्ट्रीय चिड़ियाघर मसाया में नीव नामक एक दुर्लभ सफेद बाघ का जन्म हुआ। नीव क्या है? एक दुर्लभ सफेद बाघ। स्पेनिश में नीव का मतलब होता है बर्फ। इसकी माँ द्वारा उसे छोड़ दिए जाने के बाद इंसानों द्वारा इसकी देखभाल की जाएगी। पानी की बोतल तो है पर पानी नहीं है इसमें। आवाज रिकॉर्ड हो रही है इसलिए कंट्रोल अच्छा कर। चिड़ियाघर के अनुसार नीव इस देश में पैदा होने वाला पहला सफेद बंगाल टाइगर है जिसके माता पिता पीले और काले रंग की धारियों वाले बंगाल टाइगर है। ये सफेद रंग का एक आनुवंशिक विसंगति के कारण पैदा हुआ है जिसके किसी भी जंगली बाग में मौजूद होने की जानकारी नहीं है। एक मिनट वो कर लेते पॉज, उसे पॉज कर लेना। हेलो,